और अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्पिंदर कुलशरस भाई, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं पूरी दुनिया में। जो इस वक्त हिंदू ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने पर जो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, उनमें इनका नाम बहुत ही आगे है, बहुत ही नुमाया है। आपकी जो रिज्यूमे है उस पर एक नज़र डालें तो बहुत सारे आपके काम हैं। जर्नलिज्म से आपकी वाबस्तगी रही, और वो जो वाबस्तगी है वो उनकी बातों में झलकती है। और एक दर्द है, एक कर्ब है कि क्यों भारत, जो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है, जो दुनिया की फाउंडेशन की जड़ है, उसके ख़िलाफ़ और उसके बासियों के ख़िलाफ़ दुनिया में क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं। चलिए, दुनिया तो ज़रा दूर की बात है, भारत के अंदर क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं। बहुत सारे बड़े मीडिया आउटलेट्स के साथ जुड़े रहे, मुस्लिम कल्चर में ही पले बड़े, और मुस्लिम कल्चर को उसी तरह समझते हैं जिस तरह मैं समझता हूँ इंडिया का मुस्लिम कल्चर भारत का मुस्लिम कल्चर है। और मैं बार बार अपने बारे में ये कहता हूँ कि आई एम हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ, जिसका मतलब ये है कि मेरी जो हिंदू आइडेंटिटी है वही असल में आइडेंटिटी है, और जो मेरा फेथ क्लब है वो है इस्लाम। ये ऐसे ही है जैसे कोई रोटरी क्लब हो, लॉयन क्लब हो, लेकिन जो असल आइडेंटिटी है, जो जड़ें हैं, वो है मेरी हिंदू सिविलाइजेशन, मेरी हिंदू आइडेंटिटी। जब मैं ये बात बार बार कहता हूँ तो बहुत सारे मुस्लिम्स, मेरे बहन भाई और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो लाठियाँ लेकर ट्विटर पर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम हिंदुत्व के हामी हो। मैं उनसे कहता हूँ हाँ मैं हूँ, इसलिए हूँ कि हिंदुत्व में पीस है, और हिंदुत्व को ना तो आप समझते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, ना ही वेस्ट समझता है। हमारे भाई पुष्पिंदर जी का जो वैसे परिचय है वो बहुत ही फैला हुआ है, उनका प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारी बातचीत चलेगी आगे, वो सारी बातें बीच में आएंगी। मैं अपने और आपके बीच अब ज़्यादा रुकावट नहीं बनना चाहता पुष्पिंदर भाई के लिए। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी पुष्पिंदर भाई, कैसे हैं आप? आदाब जी, आपको जब भी मैं कभी आपकी तकरीर सुनता हूँ तो वो जो आपका लखनवी लहजे का आदाब है वो हमेशा मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो इतने अच्छे अंदाज में आदाब कह भी नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कल्चर में तो अस्सलाम वालेकुम बहुत हुआ करता था उस जमाने। जी जी और जी। आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल दूसरे नुक्ते नज़र से देखा जाता था। तो हम तो अस्सलाम वालेकुम वाले बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। तो हमारी ज़िंदगी, हमारा बचपन, हमारी तालीम, तरबियत, तमाम सारी चीज़ें उसी पस मंज़र में हुई हैं। और हम उस वक्त बचपन में बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे साथी जो थे वो हमारा नाम पूरा नहीं ले पाते थे, तो कोई पुष्पिंदर कहता था, कोई पुशिंदर कहता था। तो और कुलश्रेष्ठ तो मैंने अपना सरनेम लगाया ही नहीं, क्योंकि इट वाज टू डिफिकल्ट। तो मैंने सिर्फ कहा कि भाई आप जो दिल चाहे ले लें, लेकिन आखिर एक लंबे वक्त तक मैं पुष्पिंदर खां के नाम से यूनिवर्सिटी में जाना जाता था। तो अब हज़ारों लाखों बच्चे थे वहाँ, और कोई 40,000 की स्ट्रेंथ थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, वालिद साहब वहीं थे। तो कभी ये एहसास ही नहीं हुआ हमको कि हम हिंदू हैं या कोई हमारी हिंदू आइडेंटिटी है। जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे थे। लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि उस दिन हमको लगा कि शायद हम आज हिंदू हैं। और उससे पहले शायद ना तो कभी हम मंदिर गए थे, ना हमने कभी कोई पूजा की थी, क्योंकि 40,000 के आसपास की स्ट्रेंथ थी कैंपस में, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। हम, हमारे वालिद साहब, हमारी बहनें, हम सब वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े। लेकिन 79 में एक हादसे ने हमको ये एहसास कराया कि आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, और आप कितना भी कल्चरली आप उस माशरे में रहे हों जो वहाँ का प्रोडोमिनेंट जो कल्चर होता है। तो हम तो नमाज भी पढ़ी, अजान भी दी, कुरान भी पढ़ा, और सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी के हर हिस्से में हम मुसलमान की तरह ही रहते थे। कभी एहसास ही नहीं था कि हम हिंदू हैं, कभी हमारे दोस्तों ने कभी एहसास नहीं कराया। लेकिन 1979 में एक ऐसा वाकया हुआ, उसके बाद से जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर एक स्कार खिंच गया, और आप फिर उस हादसे को कभी भूल नहीं पाए। हमारे वालिद साहब का आँख का ऑपरेशन था, और वो शहर के एक बड़े नामी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और हम तमाम सारे बच्चे घर में थे। 79 में उस समय हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत जो थी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। आप जानते हैं जनता पार्टी की हुकूमत थी। दिल्ली में मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, चरण सिंह होम मिनिस्टर थे, और
उस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ट्रेन में भर के वहां से यहाँ आ रहा था, और मैं गालिबन उस वक्त 79 में, आई वॉज इन 9th क्लास। तो वो यहाँ आया, और यहाँ कुछ वो ट्रेन, क्योंकि लड़कों की जो एक कैफियत होती है मेजोरिटी में कि जब सारे लड़के होते हैं तो कोई लड़की हो या कोई खवातीन हो तो लोग थोड़ा ज़रा छेड़ने छाड़ने का वो कर रहे थे। किसी गांव की एक देहाती लेडी थी उसमें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लड़के स्टूडेंट्स वहीं बैठे हुए थे, और पूरी ट्रेन पे उनका कब्जा था। वो लोकल पैसेंजर ट्रेन है, AGN के नाम से जानी जाती है, अलीगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद। वो आती है और सुबह आती है, शाम में चली जाती है। तो वो शुरू हुई थी शुरू में, तो उसमें लड़के आए। तो गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी, वहां पे कुछ लड़कों ने किसी गांव की एक देहाती औरत के साथ कुछ छेड़खानी की, कुछ उल्टा सीधा कहा या कुछ हाथ वाथ कहीं लगा दिया। और उसमें हुआ ये कि ये बड़ी, यहाँ जो पूरा गाजियाबाद से लेकर के जो पूरी कम्युनिटी है, ये बड़ी मार्शल कम्युनिटी है, गुजर कहते हैं उनको हमारे यहाँ, गुजर कम्युनिटी को। तो वो तमाम स्टेशन पर रोक राख लिया, फिर वो मारपीट हो गई। तो हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे पास ये खबर पहुंची शाम में, जब वहां की सायरन बजने लगा। तो सायरन का हमारे यहाँ मतलब ये लगाया जाता है कि जब बहुत सारे सायरन 10-20 इकट्ठे बजने लगे, तो उसका मतलब होता है कि तमाम तलबा जो अपने हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो रेजिडेंस में वहां हैं, वो तमाम सारे लोग घरों को छोड़ करके यूनियन हॉल है वहां पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सिटी पे आफत आ गई है, कोई बहुत इमरजेंसी है। तो हम 9th क्लास के थे, तो खेलते खालने वाले दिन भर हमारी जिंदगी वहां रहती थी, लेकिन हम भी वहां सब देखने के लिए चले गए। वहां पे जाके तकरीरें हुई, और वहां तकरीरों में कहा गया कि भाई वहां RSS के लोगों ने ट्रेन को रोक लिया और फिर 50 स्टूडेंट्स की कत्ल कर दिया गया है। ये तमाम खबरें थी, एक अफरा तफरी का माहौल था। अली मोहम्मद साहब, खुसरो साहब वहां के वाइस चांसलर थे। तो उस पस मंजर में देखा कि धीरे धीरे वो एकदम बात फैलती चली गई, और पता नहीं कितने मरे कितने नहीं मरे। और आखिर में ये हुआ कि कैंपस में जो 3-4 फैमिली रहती थी हिंदू की, उनके घरों में लोग घुस गए। किसी के डॉक्टर D कुमार थे, उनकी जो मिसेस थी, उनकी साड़ी कपड़े सब ब्लाउज फाड़ दिए लोगों ने। हमारे घर में वही लोग घुसे जो हमारे साथ दिन भर उठने बैठने वाले लोग थे, जो हमारे बड़े भाइयों के क्लासमेट थे, जो हमारे साथ खेलते थे। तो एक अजीब सा फील हुआ, और हम बार बार ये कहते रहे कि भाई शासिद भाई, आप जानते हैं हमें, लेकिन उस वक्त जो जुनून सवार था उनके अंदर, लोगों ने घर को लूटा, तमाम सारी चीजें ले ली, और हम सब लोग सहमे हुए। और पहली बार एक ऐसा इनकाउंटर हुआ जिंदगी में कि ये भी ऐसा हो सकता है, ये दंगा का क्या कैफियत होती है, मेजॉरिटी किस तरीके से डराती है। तो वो तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन हमारे वालिद साहब जब ऑपरेशन के बाद लौटे तो उन्होंने ये हिदायत दी घर में कि जो भी कुछ हुआ है ये यही हुआ है, इसे किसी बाहर जिक्र नहीं करना है, ना इसका कहीं किसी से बोलना है। तो हम लोगों ने एक तरीके से, जैसे वो उर्दू में एक अल्फाज है कि जम कर लिया। हमने मान लिया कि ये कुछ हुआ था, लेकिन हम भूल गए उसको। लेकिन वो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में जरा ज्यादा खेलने खालने में रहा और वहाँ की सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रहा, तो बड़े होते होते तक वो तमाम सारे चेहरे हमारे साथ ढाबों पे मिला करते थे, जिन्होंने हमारे घर में आए। और वालिद साहब के 2-3 जानने वाले थे, बिलग्रामी साहब वगैरह, उनको मारा। और एक साहब ने मुझे वो जुमला बोला, वो मुझे आज तक याद रहता है ताहिर भाई। उन्होंने कहा कि जब उन बुजुर्ग साहब को मारा, उनका चश्मा भी गिर गया बेचारे, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। उन्होंने कहा कि इस पंडित के घर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो भी लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, और उनको जब मारा तो किसी ने कहा कि तुम जैसे मुसलमानों की वजह से आज जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत है। तो उसके बाद से एक, जैसे कहते हैं ना, कॉर्ड टूट गया हम लोगों का। और फिर कोई हम लोग उसके बाद 85 तक यूनिवर्सिटी में रहे, लेकिन आज तक उस पूरे वाक़े को कभी किसी हमने गुफ्तगू में नहीं देखा, और कहीं हमने इसको नहीं देखा कि यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा हादसा हुआ। एक प्रोफेसर जौहरी साहब थे, उनका भतीजा था, उसकी लाश हमारे घर के पास पड़ी रही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। वाइस चांसलर की बगैर परमिशन के पुलिस नहीं आ सकती थी, 3 दिन तक पुलिस नहीं आई। तो वो जो एक तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर तक सिहर गए हों कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं वो आपके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो उसके बाद से वो मेरे दिल में रहा। और हमारी तमाम सारी बहनें वहां से PhD की, रिसर्च की, सब टॉपर थे। वो किसी ने भी यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए कोई कोशिश नहीं की कि हमें यूनिवर्सिटी में जॉब करना है। और वालिद साहब की सर्विस करीब 85 के बाद फिर खत्म हो गई, फिर हम लोग चले गए। तो उसके बाद मैं ही एक अपनी फैमिली में था जो नॉन गवर्नमेंट जॉब में, बाकी मेरी फैमिली में ज्यादातर मेरी बहनें लेक्चरर और डॉक्टर या प्रोफेसर रही, भाई सारे मेरे इंजीनियर रहे। तो मैं सहाफत में आ गया। तो वो धीरे धीरे फिर मैंने सहाफत में भी देखा कि यहाँ पे भी एक खास किस्म का कल्चर है कि यहाँ आप अगर कोई बात मुसलमान के सिलसिले से कहते हैं तो आपको टैग कर दिया जाएगा, यू आर कंजर्वेटिव, यू आर एंटी मुस्लिम। तो ये बात मुझे उतरती नहीं थी जब कोई कहता था कि आई एम एंटी मुस्लिम, आई एम एंटी इस्लाम। मैं कहता था मेरी पूरी जिंदगी तो उसी के बीच में गुजरी है, अब अगर यहाँ ये टैग किया जाता है। तो उस जमाने आप सोचिए कि मैं जब दिल्ली की सड़कों पर घूमता था ताहिर भाई, तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता था अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।
तो लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे यहाँ लगा कि यहाँ दूसरा कल्चर है, यहाँ लोग बड़े उस अंदाज में देखते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो कुल मिलाकर के ये होता था कि शाम के 7 बजे मैं दिल्ली के फुटपाथ पे अक्सर घूमता था और सड़क पे अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करने की प्रैक्टिस करता था कि कैसे नमस्ते कर सकते हैं। तो अब आदमी इस बैकग्राउंड से आया हो और उसका ये वो रहा हो, तो एक लंबे वक्त तक मैंने अपना कैरियर शुरू किया संडे मेल से, अखबारों में गया, फिर टेलीविजन में गया, फिर बीबीसी में 3 साल गुजारे और उसके बाद पाकिस्तान का एक प्राइवेट चैनल है आज टीवी, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जॉब मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। खैर वो जॉब मुझे मिली और कोई 12 साल तक मैंने जितनी मुझसे ईमानदारी से एक प्रोफेशनल के नाते किया। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो जॉब छोड़ा तो प्रेस क्लब में भी मैं कोई 4 साल तक यहाँ का सीईओ प्रेस क्लब का रहा। उस पॉलिटिक्स में मैंने एक अजीब बात देखी कि लोगों ने मुझे कहा कि जब मैं चुनाव 4 बार जीता तो कुछ लोगों ने मुझे आईएसआई का एजेंट बताना शुरू किया, और जब मैं चुनाव 4 बार जीतने के बाद 5वीं बार वहां से हार के बाहर आ गया तो कुछ लोगों ने अब कहा कि साहब ये आरएसएस का एजेंट है। तो मैं सोचने लगा कि कितना जो हमारी सहाफत है वो कितनी सुपरफिशियल है कि वही लोग जो दिन रात बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में हो, चाहे उसकी डिप्टी एडिटर हो, बीबीसी, वो तमाम सारे लोगों के चेहरों से मैंने नकाब उतरते हुए देखा। तब मुझे लगा कि बड़ा फेक किस्म का ये मीडियम है और इसमें जो लोग अपना दावा करते हैं कि हम बहुत लिबरल हैं, उनको जब पास से मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं भाई। इनका लिबरलिज्म एक अजीब किस्म का है, आपका लिबरलिज्म कुछ अजीब किस्म का है। तो जब तक मैं एक पाकिस्तान की जॉब करता था तो मैं बहुत लिबरल था और मैं बहुत अच्छा था। बीबीसी में करता था तब भी बहुत लिबरल्स मेरे बड़े साथ में रहते थे। और उस जमाने आपको 9/11 हुआ, जो बंबई वाला हमला, उसमें एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, तो यहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े नामी पत्रकार जो थे उसमें शामिल थे और वो बहुत ज्यादा बातचीत करते थे। लेकिन जब वो मैं प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में, जब उनको बेचारों को कोई दिल्ली में उनको तैयार नहीं था, उसमें कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ, कसूर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी उसमें शामिल थे, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट उसमें शामिल थे। तो मैंने देखा दिल्ली में कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है मेरी आइडेंटिटी क्या है क्या नहीं है, मैं प्रेस क्लब इंडिया का सीईओ हूं। तो मैंने कहा नहीं आप आए। और उस वक्त मैंने बड़े बड़े सेकुलर लोगों को देखा जिनका मुझे लगता है कि वो शायद सुबह सुबह नहाते भी सेकुलरिज्म में हैं, खाते भी सेकुलरिज्म में हैं और सोते भी सेकुलरिज्म में हैं। उन तमाम लोगों ने कहा कि ये पुष्पिंद पागल हो गया है और पाकिस्तानियों को बुला रहा है और इनको कोई मंच नहीं दे रहा है और तुम मंच दे रहे हो। मैंने कहा देखिए मैं यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हूं, मैं हिंदू हूं और नहीं हूं ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जो प्रेस का काम है मुझे करना चाहिए। और वो 50-60 लोगों का मैंने डेलीगेशन बुलाया, तो मेरे ही साथी जो अब तक पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी राय रखा करते थे, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी लाइन टो नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ भी एजेंडा चलाया। फाइनली वन डे आई डिसाइडेड, मैंने कहा यार मैं जिस पर्पस से जर्नलिज्म में आया था वो मेरा एक अपना कमिटमेंट था, मुझे पैसा नहीं कमाना था, मुझे 56 करोड़ की कोठी नहीं खरीदनी थी, मुझे नेताओं से संपर्क नहीं बनाना था, मुझे एमपी एमएलए की लाइन में नहीं लगना था। तो मैंने डिसाइडेड कि भाई अब हमारे पास एक मीडियम है, इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल, तब फिर मैंने अपनी बात कहना शुरू की। और आज मुझे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कोई आरएसएस का एजेंट कहता है, कोई विश्व हिंदू परिषद। तो कुल मिलाकर के मैंने ये देखा है कि जब भी आप कोई बात ऐसी कहेंगे जो एक पॉपुलर जो आपका नैरेटिव होता है, अगर आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट होता है। और वो हुआ। और 3 साल से जब मैं ये कहने लगा तो धीरे धीरे अब उन लोगों की गिनती कम हो गई है और एक बहुत बड़ा दूसरा सेगमेंट मैंने खड़ा किया। और मैंने कहा कि देश को रीजन के साथ, रेफरेंस के साथ, लॉजिक के साथ, किताबों के साथ वो बातें बतानी चाहिए जिसकी वजह से इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं करना चाहता। और मुसलमान की बुराई को, अगर मुसलमान की कमी को अगर आप मुसलमान की कमी कहेंगे तो लोगों में एक खास किस्म का मैंने एटीट्यूड देखा। तो मुझे लगा कि ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी हिंदू ने गलत किया है या किसी मुसलमान ने गलत किया है तो हिंदू को क्रिटिसाइज करना एक फैशन है और मुसलमान के बारे में बोलना जो है, आप जो है थोड़ा सा राइट विंगर हैं, आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप फ्रिंज हैं। देन आई डिसाइडेड कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। लेकिन फिर मैंने कहना शुरू किया और फिर आज जो मेरा सफर है वो इस वजह से यहाँ पहुंचा। और आज 3 साल मुझे हो गए और मैंने कहा कि जो बातें मुझे पता हैं, जो नहीं पता हैं, जो नहीं कहना चाहते लोग, उन तमाम किताबों को मैं पढ़ता हूं, उन रेफरेंसेस को पढ़ता हूं। और जो जिंदगी में पर्सनल तजुर्बात हैं, जो पाकिस्तान में भी रहा, यहाँ मैंने कई बार अपनी मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान के मीडिया को जब आप भारत से कंपैरिजन करते हैं तो उस मामले में बहुत जगह हम देखते हैं कि भारत के मीडिया का जिस तरीके से, जैसे वो अडवाणी जी ने एक बार कहा कि भाई यहाँ के मीडिया वालों से कहा गया था इमरजेंसी में आप थोड़े से झुक जाइए, यहाँ के लोग लेट गए। तो यहाँ ये एक एटीट्यूड है लोगों का और लोग अलग अलग हैं। अब तक एक नैरेटिव रहता था तो मीडिया का टोन भी वैसे होता था, अब हुकूमत बदली है तो मीडिया का टोन भी बदला है। तो मुझे लगता था कि कहते हैं कि अभी भी जो है वो बात नहीं कह पा रहे। और जब भी कोई बात आती थी तो मीडिया बड़ा अपोलोजिस्टिक हो जाता है, जैसे कहेंगे कि भाई देखिए एक मजहब के लोगों ने ऐसा किया, और जब कोई बात हिंदू पे आएगी तो कहेंगे साधु ने ऐसा किया, और मरने वाले का नाम भी बताएंगे, मारने वाले का भी नाम बताएंगे। तो मुझे लगता था कि दिस इज प्योर हिपोक्रेसी।
और अगर आपको मीडिया में रहना है तो फिर आप मीडिया की तरह बात करें, और अगर आपको यही सब करना है तो बेटर टू रिजाइन एंड देन ज्वाइन। फिर उसके बाद पब्लिक में जाके कहिए, फिर आप अपनी एक राय रखिए। तो मुझे थोड़ा सा शुरू में दबाव बहुत था मेरे ऊपर, तो फिर मैंने डिसाइड किया ताहिर भाई, और मैं आज जो है वही सब बातें कह रहा हूं। और मैं देखता हूं कि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रिटायर जो लोग डीजीजी हैं या लेफ्टिनेंट कर्नल हैं या प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि जो बात हम नहीं कह पाए पूरी जिंदगी वो आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आप पूरी जिंदगी झूठी बोलते रहे और आपको लगा, क्या कहते हैं, कि अब जिंदगी के आखिरी मोड़ पे सच बोले। मैंने कहा आप तय करते, अपनी जवानी दांव पे लगाते और फिर लोगों को बताते। अब आप कहेंगे भी तो लोग कहेंगे पूरी जिंदगी आपने तो गलत काम किया, अब आप आपके आके यानी प्याज खा के मुसलमान बनने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा मैंने कहा कि बीच उसमें रास्ते में अपना जॉब छोड़ते हैं और इस काम को करते हैं, देखते हैं अगर हमारी बात सच होगी तो लोग सुनेंगे और हमारी बात नहीं सच होगी तो लोग नहीं सुनेंगे। और आज मुझे लगता है कि इस देश में एक रेनासा जिसे कह सकते हैं, लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, लॉजिक के रीजनिंग के साथ जानना चाहते हैं, इमोशनल तरीके से नहीं जानना चाहते। यही शायद वजह है कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूं और दुनिया भर में लोग मुझे बुलाते भी हैं। कभी यूएस में लाइव करते हैं, कभी आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, कभी हिंदू जागरण मंच करते हैं, कभी एबीवीपी वाले बुलाते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि लोगों को शायद पहली बार ये लग रहा है कि हुकूमत से दूर रह करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह, बहुत कमाल की स्टोरी है। यानी एक इंडिपेंडेंट थिंकर्स की, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की ये कहानी है। मगर पुष्पेंद्र भाई, इसको जिस तरह की स्पिरिट के साथ आपका जर्नी है, उस स्पिरिट को बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते। वो जो एक हॉलोनेस है और जो एक शैलोनेस है सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स में भी, वो बहुत दुख पहुंचाने वाली होती है। चूँकि आपकी ये कहानी मुख्तसर शब्दों में सुनते हुए मुझे अपना भी सफ़र याद आ रहा था कि कैसे हम जब इंडिपेंडेंट थॉट्स रखते हैं तो कैसे हम बदलते हैं। बदलते नहीं है बल्कि मैं कहूँगा इवॉल्व होते हैं। इनफैक्ट हम इवॉल्व होते हैं, लेकिन हम पर लेबल लगाए जाते हैं। कुछ लेबल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो हमारे बुल्ले शाह ने पंजाबी में कहा था, तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। तो मुझे कोई कहता है कि तुम काफर हो, मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। इसलिए कि लफ्ज़ काफर जो है वो इटसेल्फ मुझे सख्त नापसंद है, हेटरेड की बेस पे है, डेरोगेटरी है। काफिर तो वो लोग हैं जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। आप और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हैं, क्योंकि हम रियलिटीज़ को समझते हैं। ये जो मोमिन पने का एहसास है, ये आपको अपने इस पूरे जर्नी में हुआ, चूँकि आपने लेफ़्ट राइट सब कुछ देखा। मेरे नज़दीक तो लेफ़्ट राइट रहा ही नहीं। मैं तो रैशनैलिटी और इर्रैशनैलिटी पर बिलीव करता हूँ। लेकिन इस सारे खेल में, इस सारे जर्नी में पुष्पेंद्र भाई, आपको महसूस होता है कि जो आपकी तरफ के भी बहुत सारे लोग हैं, यानी मेरी तरफ के भी वही लोग हैं इनफैक्ट, वो भी इस जर्नी को ठीक तरह से समझ पाते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है ताहिर भाई, एक दिक्कत यह है कि हम लोग उस दौर में आए हैं जब ये समझ लीजिए कि एक करीब करीब 5 या 6 7 पीढ़ी जो हैं, एक खास नैरेटिव में, एक खास स्टाइल में, एक खास एजुकेशन सिस्टम में, एक खास हिस्ट्री के अंदर वो पले बड़े, और वो नस्ल दर नस्ल कोई 8-10 जो जनरेशन निकली होंगी, उन्होंने वो पढ़ा है और अब वो उनको कहते हैं कि धीरे धीरे अब वो उनके नसों में चला गया है। लिहाजा हम उस दौर में कोई ये बात कहेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 100 साल तक कोई आपको बताए कि सूरज जो है पश्चिम से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, और यकारक आप आए और कहें नहीं नहीं ये गलत है भाई, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो आपको एक लंबा वक्त तो लोगों के जहन में जो बना हुआ है पहले उसको मिटाने में लगेगा, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को भी बचाने में लगेगा, फिर आपके ऊपर वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट फोर्सेस हैं वो किस किस तरीके से आप पे हमला करेंगे, आपके ऊपर फिजिकल भी हमला करेंगे, आपके ऊपर आइडियोलॉजिकल भी हमला करेंगे, आपको साइड लाइन भी करेंगे, आपको इकोनॉमिकली भी। तो मुझे लगता है कि लेकिन ये कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी थी, लेकिन पूरी दुनिया में जो बदलाव है वो भारत में भी लोगों को देखने को मिल रहा है। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि एक ऐसा मौका हुआ कि 70 साल के बाद भारत में एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आया, उसका नैरेटिव अलग है। पहले तो अटल जी के ज़माने भी सरकार बदली थी, एक दूसरी आइडियोलॉजी की आई थी, लेकिन कुल मिलाकर के अटल जी की सरकार भी जो थी वो मिली-जुली वो उन्हीं 20-25 पार्टियों की थी और उस दबाव में कोई एक खास नैरेटिव नहीं था। आज भी जब इस सरकार आई है, 2/3 मेजॉरिटी से आई है, तो देखिए पहले रिजेक्ट किया लोगों ने, यानी आप देखें कि पहले कहा ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है,
ये बहुत कोई ज्यादा क्या पॉलिटिक्स में जानता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या करेगा, इस तरीके के नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में। फिर उसको बताया गया कि साहब ये तो मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किलर है। तो मुझे लगा कि धीरे धीरे वो फोर्सेस जो एक लंबे वक्त से इस हुकूमत का या सत्ता का स्वाद या सत्ता का टेस्ट ले रहे थे, पावर में थे, एंजॉय कर रहे थे, उनको लगने लगा कि अगर ये पूरा टूटेगा तो जो हमने इतने सालों में सब कुछ महल बनाया है, चाहे वो अपनी आइडियोलॉजी का बनाया हो, अपने रुतबे का बनाया हो, अपने पैसे का बनाया हो, और किताबें लिख, वो कहीं टूट ना जाए। तो ये सारी फोर्सेस विदाउट इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान, इसमें लेफ्टिस्ट भी शामिल हो गए उसमें, जिसको ये वो एक इंटरेस्ट था, वो एक जिसे कह सकते हैं वो पूरी आइडियोलॉजी इंटरेस्ट बेस्ड थी, और उसमें सारे लोग इकट्ठे हुए। और उसके बाद में लोगों ने वही सब शुरू किया, तो कहा 2014 में आ गया है, ये तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आ गया है। तब भी बहुत सारे लोगों का हमने ये हिपोक्रेसी देखी कि भाई आप अखबार के एडिटर हैं, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये लोकतंत्र के अंदर वोट बताएगा, लेकिन ये कैसे अखबार के एडिटरों ने यहां मुहिम चलाई कि साहब अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो हम जो है देश छोड़ के चले जाएंगे। तो ये तब मुझे लगा कि ये तो एक अजीब किस्म का मामला है। भाई इलेक्शन में जो खड़ा होगा वो जीतेगा, उसकी आइडियोलॉजी आपको पसंद आए न पसंद आए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। जब लोगों ने डिसाइड कर दिया तो आप एक एडिटर होकर के, क्योंकि आपके पास एक अखबार है या आपके पास एक टेलीविजन है, तो ये आप अपनी ख्वाहिश को खबर क्यों बना रहे हैं? खबर को ख्वाहिश बनाए समझ में आता है, लेकिन ख्वाहिश को खबर मत बनाइए आप। तब मुझे लगता था कि कहते हैं कि ये चला, लेकिन शुरू में बहुत सारे लोग उन्हें इसको सिर्फ देव वेट एंड वॉच की पोजीशन में थे। लेकिन हमको ये लगा कि इससे बेहतरीन दौर हमको नहीं मिलेगा कि हम इस नैरेटिव के बारे में जब बोलेंगे तो हुकूमत से हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लिंकेज नहीं है। हम शायद हुकूमत के किसी भी बड़े ओहदेदार से या किसी भी वजीर से शायद हमारी सलाम दुआ भी नहीं होती होगी, लेकिन जब हम ये बात सच बोलने लगते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई मौलाना आजाद भारत के बहुत पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन भाई ये बताओ कि शिक्षा मंत्री अभी हाल में मोदी सरकार में एक शिक्षा मंत्री एक खातून बनी, और वो बेचारी अपनी जिंदगी में एक कमरे में 3 बहनें और मां रहती थी, और बहुत ही छोटे उसमें आई और मैकडोनल्ड के अंदर जाकर के उन्होंने पोछा तक लगाया, यानी एक सेल्फ मेड महिला थी, और उसने फिर अपने आप को एक एस्टेब्लिश किया। और वो जब एचआरडी मिनिस्टर बनी तो हमने यहां देखा बड़े बड़े लिबरल, अरे साहब बताइए एक पोछा लगाने वाली को प्राइम मिनिस्टर वो बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, इसकी एजुकेशन क्या है, और शी इज जस्ट ए ग्रेजुएट। तो मैं इन बातों को सुनता भी था और ये सोचता था कि यार ये तमाम सारे लोग जो आज स्मृति ईरानी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहे हैं, क्या कभी इन्होंने मौलाना आजाद से पूछा कि मौलाना आजाद किस स्कूल में गए थे? अब जब ये मैंने किया तो कहा तो लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने बाद में रियलाइज किया कि भाई मौलाना आजाद तो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो तो मदरसे में थे। और उनका तो जन्म भी मक्का में हुआ था, उनके वालिद साहब मक्का के थे, उनकी वालिदा जो थी वो मदीने की थी, उनका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था। 1888 में वो पैदा हुए और 1902 में भारत आ गए, और फिर भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन गए। तब किसी ने नहीं पूछा था कि डिग्री उनकी क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं। मैंने कहा 5-5 जिस देश के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान बने हो, और मुसलमान ये कहता हूं हम शिक्षा में पिछड़े हैं, तो इन बातों को कहने से लोगों को शुरू में लगता था कि नहीं पुष्पेंद्र यू आर नॉट डूइंग गुड, यार तुम जानते नहीं हो, लोग बड़े पागल हैं, ये करते हैं। तो मुझे लगा कि यार मरना वरना तो एक ही दिन है, हम तो बचपन से एक ही बार सुनते आए हैं कि एक ही बार जाना होता है, और अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया में कोई नहीं जा सकता। अब उसे आप अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, कोई भी कहें, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो उठा लेगा, और उसकी मर्जी नहीं होगी तो आज अडवाणी जी भी मौजूद हैं और मुरारजी देसाई भी 100 साल के बाद गए, तो किसी के चाहने से कोई जाता वाता नहीं है। तो ये डर कभी भी ना यूनिवर्सिटी में था मुझे, ना आज है। लिहाजा मैं अपनी बात को पूरे ईमानदारी के साथ कहता हूं, और ये भी कहता हूं कि कहीं कोई मेरा फैक्ट गलत हो सकता है तो आप उसे क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैं रख रहा हूं उन बातों को आप उठाइए। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं जो आपने भी बहुत सुनी होगी और हिंदुस्तान में बड़ा वो हुआ, अब ये कश्मीर को लेकर के एक नैरेटिव बना हुआ था, कश्मीर के बारे में जब भी बात होती थी लगता था पता नहीं कश्मीर क्या चीज है। लेकिन ताज्जुब देखिए कि पिछले 70 सालों में भारत के आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को छुपा के रखा गया, कभी उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हुई। अक्रॉस द पार्टी किसी ने चर्चा नहीं की ये कैसे आया, क्यों आया, और उसको कश्मीर के संविधान में जब ऐड किया गया तो उन्होंने उसमें ये कहा कि हम इसे 1954 जब ये पास हुआ तब से न लेकर के हम 44 से लेंगे। अब उस पूरी हिस्ट्री को मैंने पढ़ा और उसको जब मैंने सामने रखा तो लोगों ने कहा ये तो हमें पूरे देश में लोगों ने मुझसे कहा, और मैंने कहा कि लोगों को, अवाम को अगर आप अलर्ट कर दें, उनको अवेयर कर दें, तो सरकारें आज नहीं कहीं डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेट वोट दे की ताकत होती है। और इस सरकार के सामने भी हमने यही रखा, सरकार से हमने कोई गुजारिश नहीं की, हम कश्मीरी भी नहीं थे। यहां तक बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल हमारे साथियों ने डाली
तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे थे कि ये आर्टिकल भारत के संविधान में है क्या? तो दिस इज द लेवल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आपने इतने सारे पाप करके छुपा रखे हैं, और जब भी कोई इनके बारे में बात करेगा तो आप उसको इतना डरा देंगे कि वो आपके सामने सवाल ही ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉड कर रखे हैं आपने, हिस्ट्री में फ्रॉड कर रखे हैं आपने, लिटरेचर में फ्रॉड कर रखे हैं, और उन नैरेटिव को आप चलाए जा रहे हैं। दूसरा कोई आदमी नैरेटिव को आप मानने को तैयार नहीं। आप कहते हैं किसने किताब लिखी है, किसने किताब नहीं लिखी है। तो भाई आप खुद ही, आप लोगों ने किताबें लिखी और खुद ही आप लोगों ने पढ़ा दिया। तो अब अगर हम इरफान हबीब को जब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि शिवाजी इज ए पहाड़ी चूहा। मैंने कही तो कमाल की बात है भाई। तो आप हिस्ट्री में अकबर द ग्रेट बताते हैं, आप महाराणा प्रताप को नहीं बताते। तो तब मुझे लगा कि इस देश में हजारों सालों से जो हिंदू हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके अंदर एक हर्ट है, और वो अपनी हर्ट फीलिंग को कहीं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर हमने ये फीलिंग की तो हम आउटकास्ट हो जाएंगे, सिस्टम हमारे खिलाफ हो जाएगा। वो हर्ट फीलिंग मैं आज जब बात करता हूं तो मैं ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने शायद मेरा ख्याल है कि 80 से उम्र की ऊपर होगी ताहिर भाई, वो रोने लगते हैं। और वो मतलब किस तरीके से कहते हैं कि हमने किन दबाव में काम किया है। हम जब वो इतनी दुआएं देते हैं, कुछ पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी लेडीज मुझे ऐसी मिली, बड़े बड़े ओहदेदार, जो अपने जेवर लेके मेरे पास आ गए। तब मैंने कहा कि मैं तो एक बड़ा साधारण सा आदमी हूं, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि इन लोगों के आज जो मैं कह रहा हूं वो इनके दिलों को इतना ज्यादा गहरा हर्ट कर रहा है, और वो अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं। तो जैसे 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 मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत के संविधान में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कहीं कोई मतलब नहीं है कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है, लेकिन ये झूठ चल रहा है। हमारे यहां माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बनी हुई है और माइनॉरिटी कमीशन भी बना हुआ है। और अब हमने एक नया हमारे साथियों ने, एक टीम ने एक कोर्ट में केस डाला है। आप देखिए कि 1993 में एक नोटिफिकेशन हो गया, और 1993 में क्यों नोटिफिकेशन हो गया उसको ध्यान में देखिए कि उस वक्त 1992 के अंदर भारत के अंदर बाबरी मस्जिद नाम की एक जगह थी जो मंदिर पे तोड़ के बनाई गई थी, उसको मिसमार कर दिया लोगों ने। तो 92 में कांग्रेस के वजीर आजम थे दिल्ली में। तो ताहिर भाई, क्योंकि मस्जिद मिसमार कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के दौर में हुई, तो आपने क्या किया कि 93 में रातों रात खट से आपने जो है एक माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, और एक नोटिफाई कर दिया कि साहब माइनॉरिटी कमीशन बना दिया हमने। अब वो माइनॉरिटी कमीशन में किसी को ये नहीं पता कि उसमें बता दिया गया साहब इसमें सिख हैं, इसमें बौद्ध हैं, इसमें क्रिश्चियन है, इसमें पारसी है, भाई ये माइनॉरिटी में है। अब जब हमने 92 के बाद देखा कि सरकार को अपने दामन पे से दाग धोना था, तो सेकुलर होने के लिए उन्होंने एक माइनॉरिटी कमीशन क्रिएट कर दिया। आज जब हमने पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली है और ये पूछा है 1993 में, 1993 में ये जो आपने बनाया ये तो कहीं है ही नहीं। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमने आरटीआई डाली तो आरटीआई में पता चला कि ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई डेफिनेशन ही नहीं है माइनॉरिटी की। और उसकी वजह से क्या कमाल का नोटिफिकेशन है कि आज की डेट में लक्षद्वीप नाम की एक जगह है हिंदुस्तान में, लक्षद्वीप में 2% हिंदू रहते हैं, 98% मुसलमान रहते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 98% मुसलमान वहां माइनॉरिटी में है। मिजोरम में 3% हिंदू में है और बाकी 97% क्रिश्चियंस हैं, लेकिन क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है और हिंदू मेजॉरिटी में है। अब आप मुझे बताइए, इसको सवाल उठाना, लोग कहते हैं कि यू आर एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। तो ये जो रैशनैलिटी का झगड़ा है, यानी वो तो सोसाइटी से जैसे खत्म हो गया ना, इरैशनैलिटी प्रिवेल करेगी, ये हम देख रहे हैं। इस वक्त की जो भारत की सूरत हाल है पुष्पेंद्र भाई, आपको लगता है कि रैशनैलिटी वापस आएगी? वो जो मेजॉरिटी है, जहाँ पे मेजॉरिटी भी है, वो भी माइनॉरिटी की तरह ही ट्रीट हो रही है। तो क्या ये जो एक वापसी का सफ़र है हो सकता है किसी वक्त? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो कहते हैं ना कि सर कभी कभी कोई आदमी नशा करता है ना, तो नशा करते करते वो इस लिमिट पे पहुंच जाता है कि उसको ये कभी डॉक्टर ये उम्मीद करता है कि शायद ये कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जब उसका इलाज होता है तो डॉक्टर उसको नशे की दवा बहुत मिकदार में नहीं देता, थोड़ी कम मिकदार में देता है, और धीरे धीरे उसकी उस मिकदार को घटाता है और फिर वो उसके उस लेवल पे लाता है जहां वो नॉर्मल उसका इलाज करना शुरू। मुझे लगता है कि 70 सालों में और आज़ादी की लड़ाई में और तमाम कुछ जो चीज़ें हुई, उसमें इस देश में मुसलमानों को बहुत पैम्पर करने की कोशिश की गई और मुसलमानों की नाजायज मांग को मानना ही सेकुलरिज्म हो गया। अगर आपने मुसलमान की नाजायज मांग नहीं मानी, वो कैसी भी हो, और धीरे धीरे मुसलमान ने अपनी इस एटीट्यूड को अपना पॉलिटिकल वेपन बना लिया। वो उसने कहा कि हम इतना डराएंगे,
इतना डराएंगे इनको कि इस्लाम के बारे में जो थ्योरी वो बताते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में जो बताते हैं, कुरान को जो रेफरेंस देते हैं, हदीस का देते हैं, शरिया का देते हैं, एक एवरेज हिंदू इस्लाम के बारे में वही जानता है जो मुसलमान उन्हें करता हुआ नजर आता है। वो नमाज पढ़ने जाता है, वो कुर्बानी करता है, वो रोजे रखता है, वो अजान देता है, उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है। लिहाजा आज पहली बार ये हो रहा है पिछले 6 साल में कि जिस मुसलमान को ये आदत पड़ चुकी थी कि हम जो भी करेंगे वो जस्टिफाई है, हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, संविधान में बाद में मानेंगे, पहले हम जो हमारी किताब है उसको मानेंगे। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि ढीठ हो जाना और उस नशे की हालत में चले जाना कि हमें किसी कीमत पे मानना ही नहीं। लेकिन एक डिस्पेंसेशन बदला तो कुछ कुछ चीजें हुई, जैसे हज की सब्सिडी आप लेते थे तो बहुत बार लोगों ने कहा, लेकिन उस जमाने कहा था भारत सरकार सेकुलर है, ये हज की सब्सिडी क्यों देती है इनको। लेकिन जब उसका दूसरा नैरेटिव लोगों ने निकालना शुरू किया, हम जैसे पागलों ने, कि भाई कुरान मजीद में लिखा है, इस्लाम में लिखा है कि हज तभी वाजिब है जब आप अपने पैसे से जो ईमानदारी से कमाई हो उसी से करें। ये आपको काफिर के पैसे से हज करने का कैसे आप मानते हैं। तो अब इस पे बहुत सारे मुसलमान डिफेंसिव होने लगे, उनको लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे वो ये समझने लगे कि अगर हिंदू हमारे ऊपर कुरान का हवाला दे करके, हदीस का हवाला दे करके, सऊदी का हवाला दे करके बात करेगा तो फिर हम बड़े डिफेंसिव होंगे। तो धीरे धीरे एक वर्ग तैयार हुआ और उनको लगने लगा कि अब हमारे ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा ये जो सवाल खड़े होना ही है, इसमें मुसलमानों में एक बड़ा, जो मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी एक मंथन चल रहा होगा, क्योंकि लेकिन अभी भी बहुत बड़ी ताकतें बहुत डीप रूटेड हैं जिन्हें लगता है कि वो ओवरथ्रो कर देंगे सरकार को, और जब भी ओवरथ्रो कर देगी तो हमारी पावर बनेगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मैं चेंज मानता हूं, जिसको मैं पॉजिटिव देखता हूं, कि इस हुकूमत ने एक नाजायज तरीके से भारत की रिपब्लिक धरती, डेमोक्रेटिक धरती के ऊपर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को आपने पूरे तौर पे इस्लामिक स्टेट बना दिया, जिसे आप जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो ये 370 गलत तरीके से था, वहां का संविधान भी अलग था। तो उसको जब हटाया तो पहली बार हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह लगा कि इस देश में जो हमने एक इनविजिबल सत्ता एक लंबे समय से जो बनाई हुई थी, अब वो टूटती नजर आ रही है और हम उसको लॉजिकली रीजन के साथ हम उसको बचा नहीं पाएंगे। हमने जो डराया था तो डर वाली बात तो खत्म हो गई है, लेकिन अब हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं बचा पाएंगे, हम पब्लिकली फेस नहीं बचा पाएंगे। और हम इस बात का कैसे जवाब देंगे कि हिंदुस्तान में एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपने अलग कर दिया था, वहां की नागरिकता यानी वहां की शहरियत लेने के लिए भी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को परमिशन नहीं थी, और उसी में वहां हिंदुस्तान का आदमी नहीं रह सकता था, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वहां 98,000 जाके बच सकता था। और उसी के अंदर 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मस्जिदों का, इस्लाम का, कुरान का, अजान का सहारा लेकर के आपने सिर्फ इसलिए कि उनकी जो पूजा पद्धति थी, जो उनका फेथ था, आपने मार के निकाल दिया। और इस पर लोगों का रिएक्शन नहीं हुआ। और जिस वक्त ये सानेहा हुआ है उस दौरान कश्मीर का ही आदमी भारत का वजीर दाखिला था। तो आप सोचिए कि ये घटना ने उस वक्त मुसलमानों को पूरे देश में मैसेज दिया कि आप कुछ भी कर लें, इस देश की हुकूमत और इस देश का समाज आपसे डरा। उस पर वो रद्द अमल नहीं हुआ। जिस 5 लाख लोग इस भारत में सड़कों पे घूम रहे हैं 30 साल से, उनका कोई कसूर ही नहीं है। तब मुझे लगा कि देखिए, अखलाक नाम के किसी एक आदमी की हत्या की, जाने में की, अनजाने में की, जानबूझ के की, मुसलमान होने की वजह से की, कि उसके पास गए, एक आदमी की हत्या हुई ताहिर भाई, और हिंदू समाज के लोग ताकत से खड़े हो गए कि यह गलत हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। और बाकायदा लोगों ने, पुलिस हिंदू थी, निजाम हिंदू था, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी हुई। और कोई ठीक है, को हमेशा 5-10% लोग हमेशा साथ, लेकिन मेजोरिटी ने तो कहा कि यह गलत हुआ। लेकिन आपने अखलाक की कहानी तो यूएनओ तक पहुंचा दी, बिहार के चुनाव में इस्तेमाल कर ली। लेकिन वही मुसलमान जो इतना ज्यादा इंसानियत का, और कुरान में तो साहब ये लिखा है और हमारे हदीस में तो ये जो आपने डेफिनेशन थी, इनको आपने स्लोगन और एडवर्टाइजिंग की तरह इस्तेमाल किया, कभी अमल तो नहीं किया आपने। तो आप 5.5 लाख हिंदू इस देश में मुसलमानों के हाथों मारे गए, सबके सामने मारे गए, और 30 साल पहले मारे गए। ना औरंगजेब था, ना बाबर था भाई हमारे, तब उस पर तो हमने एक देश में एक कंडोलेंस मीटिंग नहीं देखी। तो इन मुद्दों को उठाने के बाद से आज मुसलमान को लगता है कि हमें अब इस देश में अगर एक हिंदुस्तानी की हैसियत में रहना है तो हम ये नहीं कर सकते कि संविधान में लिखा है, भारत के आईन में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है तो फिर वो ये सरकार लाए, इसको लाना पड़ेगा, हमें मानना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे चाहे वो 370 हटी, आर्टिकल 35 पे हटा, निकाह हलाला का मामला हुआ, तलाक के मामले का मामला हुआ, तो वो फोर्सेस जो ये समझती थी कि हम
हम मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों से ये हुकूमत हमको मिलनी चाहिए थी। इसके बारे में तो कुलदीप नैयर जैसा भी लेफ्टिस्ट आदमी लिख के गया है। तो उन मुसलमानों को लगने लगा कि ये संविधान जो है वो ठीक है, लेकिन हम संविधान से ऊपर हैं और हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो पाकिस्तान की तरफ हम मुंह देखेंगे, बांग्लादेश की तरफ मुंह देखेंगे, और फिर गिनती की बात आने लगी कि हमारी गिनती ऐसी। तो ये चीजों पर थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेक लगा है, और ब्रेक लगना ही जो है वो इस समय इस देश में उन लोगों ने एक नया नैरेटिव क्रिएट ये करा है कि जब भी आप उनके ऊपर बात करेंगे कहेंगे हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है।